सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। सो दोस्तों, जहां मिलती है सबसे तेज और सटीक सरकारी नौकरी की अपडेट। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुनहरे मौके की जिसका इंतजार हर ग्रेजुएट व्यक्ति कर रहा था, जिसमें बिहार एसएससी सीजीएल 4 की नई बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है, जिसमें 1064 से भी ज़्यादा पद पे अलग अलग विभागों में सीधी भर्ती निकाली गई है, वो भी बिना इंटरव्यू, सीधे परीक्षा से लिया जाएगा और सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाली, तो इस वीडियो में आपको कौन भर सकता है, यह फॉर्म कितनी मिलेगी, सैलरी क्या होगा, योग्यता आयु सीमा क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या रहने वाली, सभी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक लक्ष्य है कि 10 अगस्त से पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये फुल जानकारी वाली वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती जो निकाला गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा निकाला गया है। अगर बात करें तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 18 अगस्त से इसमें प्रारंभ होगा और 17/9/2025 को इसमें क्लोज हो जाएगा, यानी कि 17 तारीख तक आप इसमें, सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि कौन कौन से पद आप क्या है, नहीं कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और देखते हैं किसका कितना वेतमान लेवल है और एजुकेशन इसमें खोजा गया है। सबसे पहले बात करते हैं तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जिसमें अगर देखें तो वेतन स्तर, आपका वेतन स्तर 7 रहने वाला है। इसमें आपसे कहा गया किसी भी आप स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीएससी किए हो या फिर बीकॉम किए हो या फिर आपने आर्ट्स किया हो, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ये बात करते हैं वैकेंसी की, तो नेक्स्ट हमारा है योजना सहायक का, जिसमें अगर बात करते हैं तो इसका भी वेतन 7 मिलने वाला है। और अगर बात करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो इसमें भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें से आप किसी भी स्ट्रीम से अगर पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा वैकेंसी है कनीय सांख्यिकी सहायक का, जिसका अगर वेतन स्तर देखें तो वेतन स्तर 7 रहने वाली है। और इसका जो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से अपने गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में ग्रेजुएशन अपने पास किया हो, तभी आप इस फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें अगर बात करें तो यह ग्रेड सी के अंतर्गत आता है, यानी कि पोस्ट सी के अंतर्गत आता है। अगर बात करते हैं इसका वेतमान लेवल की, तो वेतमान इसका लेवल 6 रहने वाली है। अगर बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपसे इसमें किसी भी स्ट्रीम से यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही आपको पीजीडीसीए अथवा बीसी या बीएससी या आईटी में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते तो किसी भी मान्यता प्राप्त से आपके पास ये पीजीडीसीए या फिर बीसीए या बीएससी का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा वैकेंसी आकेंक्षक निदेशालय वित्त विभाग में है, जिसमें वेतमान स्तर देखें तो इसका वेतमान स्तर 5 रहने वाली है। अगर बात करते हैं तो इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी भी एक विषय में आपको ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और बात कहा गया है कि वित्त विभाग के द्वारा आपको दिनांक 1/11/2023 के आलोक में इन विषयों में स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं रहेगी। और कहा गया कि नेक्स्ट अगर वैकेंसी की देखें तो अंकेक्षक सहयोग समिति या सहकारिता विभाग में निकाली गई है वैकेंसी, जिसमें वेतन स्तर देखें तो वेतन स्तर आपका रहता है लेवल 5 के तौर पे रहता है। इसमें बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन किया हो गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ भी आपने किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सभी किसमें कितनी पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें अनारक्षित वर्गों के लिए 572 पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और वही बात करते हैं तो आपको इसमें 35% जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें आरक्षण भी आपको इसमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1064 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें से आपको सभी कैटेगरी के अलग अलग इसमें वैकेंसी देखने को मिलता है। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए आपको 102 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति के लिए 17 वैकेंसी निकाली गई है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के लिए 101 और 154 वैकेंसी देखने को मिलता है। बाकी जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 12 वैकेंसी इसमें अलग से रखा गया है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 106 वैकेंसी अलग से निकाली गई है, यानी कि सभी विभागों में अलग अलग तौर पे आपको वैकेंसी देखने को मिलता है। जैसे कि योजना सहायक है, तो योजना सहायक में आपको 2 वैकेंसी सिर्फ देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा वैकेंसी है कनीय
सॉरी, अभी मैंने बताया कि आरक्षित पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो इसमें 2 नहीं बल्कि 88 रहने वाली है। वही बात करिए कनीय सांख्यिकी सहायक की, तो इसमें आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलती है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए केवल 1 ही वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, इसलिए आप इसमें सोच समझ के इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आकेंक्षक के लिए तो आपको 125 वैकेंसी तो इसमें देखने को मिलते ही हैं। साथ में अगर बात करें आकेंक्षक सहयोग समितियाँ, इसमें आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलता है, सॉरी इसमें आपको 198 वैकेंसी देखने को मिलता है और 125 इसमें है। अगर वही बात करते हैं टोटल पदों की, तो टोटल आपको 1481 पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी इसमें निकाली गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो राज्य के जो मूल निवासी हैं उनके लिए इसमें 35% के लिए केवल महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण दिया जा रहा है। अब दोस्तों उम्र सीमा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों के मन में उलझन रहती है उम्र सीमा की, यानी कि एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो इसमें साफ तौर पे कहा गया कि 1 अगस्त के आधार पर आपकी उम्र सीमा को काउंट किया जाएगा, यानी कि अगर बात करें तो 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, यानी कि आपको 23/1/2006 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो आपको न्यूनतम एज रखी गई है वो 21 साल आपको न्यूनतम एज रखी गई है दोस्तों। अब बात करते हैं किसमें कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर बात करते हैं अनारक्षित वर्गों के लिए, पुरुष के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो मेल कैटेगरी के हैं उनके लिए 37 वर्ष इसमें रखा गया है और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 40 वर्ष इसमें आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करें अनारक्षित वर्गों के लिए, तो जो अनारक्षित वर्गों यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष इसमें एज देखने को मिलता है और SC/ST कैटेगरी के लिए देखें तो इसमें 42 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी जो सभी कोटि के दिव्यांग है इसमें 10 वर्ष का और अधिकतम छूट दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की, तो जो एग्जाम पैटर्न आपको होने वाली है वो पूरी तरीके से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें अगर देखें तो इसमें साफ तौर पे कहा गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होता है तो आपको मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, अन्यथा अगर इसमें अगर 40,000 से कम रहते हैं अभ्यर्थी तो आपका मेंस का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, केवल आपको प्री के आधार पे आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते जो प्री का जो एग्जाम होगा यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो तो इसमें सामान्य अध्ययन के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान के आपको भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मानसिक क्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल का इसमें लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन रहते हैं। अब बात करें तो आपको सभी वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपको 150 होती है, यानी कि 150 कुल प्रश्नों की संख्या होती है, जिसमें से अगर निगेटिव अंक की बात करें तो आपको 4 अंक का निगेटिव अंक भी आपको इसमें दिया जाता है। टाइम की अगर बात करें दोस्तों तो टाइम आपको इसमें 2 घंटा 15 मिनट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का जो भाषा होगा वो आप किसी भी मीडियम में आप दे सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर इंग्लिश में एग्जाम देने का मन है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर आप हिंदी में मन होगा तो आप हिंदी में दे सकते हैं। मन क्या जो जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की, तो जो प्री का जो सिलेबस होता है सामान्य अध्ययन का उसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया कि इसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की जो सामान्य जानकारी है तथा समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उससे योग्यता की जो जांच करना होगा, वर्तमान घटनाओं यानी कि जो डेली का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें जी आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं समसामयिक विषय के बारे में, तो समसामयिक विषय में आपको वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसमें देखने को मिलेगा और भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनके बारे में, और भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप इसमें चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा PDF का लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान में जो जनरल साइंस होती है वो क्लास 10th लेवल तक के इसमें रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी इसमें देखने को मिलेगा, और जो गणित है उसमें से भी नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ण संख्याओं का अवलोकन और दशमलव और भिन्न के बारे में, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, रेशियो और समानुपात, औसत, एवरेज, ब्याज एवं लाभ और हानि यानी कि लॉस और प्रॉफिट से आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मानसिक क्षमता जांच लॉस एंड हानि से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाती, यानी कि इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा कहने का मतलब था। मानसिक क्षमता जो जांच होती है यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मुख्य परीक्षा होगा यानी कि जो मेंस का परीक्षा होगा, हिंदी जो अहर को होगा यानी जो परीक्षार्थी में 30% या 30 से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें अगर कट ऑफ बनता है तो मिनिमम जो रहेगा पासिंग मार्क 30% रहेगा, यानी कि 30% से अगर मार्क्स किसी कम आता है तो
वो फेल माने जाएंगे। अब मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं, सामान्य विज्ञान के, मानसिक यानी कॉम्प्रीहेंशन लेवल के, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो डिसाइड किया गया है वो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग किया गया है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो अनारक्षित वर्ग के कैटेगरी उनके लिए 40% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए 36% मार्क्स रखा गया है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो 34% है। अगर दिव्यांग एवं सभी वर्ग के देखें तो आपको 32% आपको इसमें देखने को मिलता है। केवल 32% आप प्री में मार्क्स लाइए। अगर आपको 40,000 से कम इसमें अप्लाई होते हैं तो आप इसमें पास कर जाइएगा, और उसमें महिला वर्ग के 32% आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं परीक्षा के जो पैसा लगने वाला है। तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कितने कितने पैसे लिए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी यानी कि मेल कैटेगरी के लिए आपको इसमें 540 रुपये देखने को मिलता है, और जो इसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC ST जो बिहार के जो स्थायी निवासी होंगे उन्हीं के लिए केवल 135 रुपये आपको देखने को मिलता है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के समान के लिए 135 है। और सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं, चाहे आप ST ST कैटेगरी के हो, OBC को हो, EBC के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, तो आपको इसमें 135 रुपये देखने को मिलता है। बाकी जो बिहार राज्य के जो बाहर के जो श्रेणी होंगे उनके लिए इसमें 540 रुपये देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपको जो ST ST जो भी चार्ज होंगे, जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा, सर्विस टैक्स होगा, वो सभी आपको इसमें ऐड करके अलग से लगते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट जो आपको इसमें कहा गया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण जो है इसमें सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको रूल के हिसाब से बता दिया है। आप एक बार फिर से अगर चाहे तो आप इस PDF को देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फीस कैसे जमा हो रहा है। तो पूरी तरीके से जो ऑनलाइन पेमेंट ही आपको होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंतिम तिथि की। तो जो अंतिम तिथि है आपका 19 तारीख 9वां महीना 2025 तक 11:59 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के जो बिहार SSC के जो आप ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर फुल वीडियो बनाऊँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार SSC CGL 4 नई भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप ग्रेजुएट है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आपकी बारी है, तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा ताकि कोई भी इस जबरदस्त मौके को मिस ना करे। और हाँ, PDF डाउनलोड लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा और देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही धमाकेदार सरकारी नौकरी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और याद रखिए मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट।